हे गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में ट्रांसफार्मर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां दी गई है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो इंटरव्यू में पूछे जाने वाले बहुत सारे क्वेश्चन को आप यूं ही क्लियर कर पाएंगे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो आप शुरू से अंत तक जरूर इस वीडियो को देखें ताकि आपकी ट्रांसफार्मर से रिलेटेड बहुत सारे डाउट है वो क्लियर हो जाए। इसमें आपको पता चल जाएगा कि ट्रांसफार्मर आखिर होता क्या है और ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर के कितने प्रकार होते हैं, फेज की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर के कितने प्रकार होते हैं, उपयोग के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार कितने होते हैं, कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार कितने होते हैं, और साथ साथ दोस्तों कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर के 10 भागों के अगर कोई नाम पूछता है तो आप उसको कैसे बताएंगे, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है इसकी भी जानकारी बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाएगी। ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ कहाँ होता है, और साथ ही साथ दोस्तों इतनी इंफॉर्मेटिव नॉलेज आपको मिलेगी कि आप कहीं भी रुक मतलब कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। और साथ साथ अगर ट्रांसफार्मर इतना यूजफुल है तो इसके जनक कौन कौन है, जनक कौन है और किन को जनक माना जाता है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर क्या है से, और इसको जान लेते हैं ट्रांसफार्मर आखिर होता क्या है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये पॉइंट से आप इसको ध्यान से देखें। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करता है एक सर्किट से दूसरे में, वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से और बिना कोई फ्रीक्वेंसी में बदलाव के। तो दोस्तों दिख रहा होगा ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होता है, मतलब कि एक मशीन यंत्र होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तो ट्रांसफर करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजने का कार्य करता है एक सर्किट से दूसरे में, वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से। और इसमें क्या नहीं बदलता, तो फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं करता, कोई छेड़खानी नहीं करता। जो ट्रांसफर का काम है ना, वो वोल्टेज को क्या करता है, बहुत ज़्यादा कर देता है और वोल्टेज को बहुत कम कर देता है। और जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है ना तो उस पर करेंट बहुत कम हो जाता है, और जब वोल्टेज कम हो जाता है तो वहाँ पर करेंट अच्छा खासा होने लगता है। दोस्तों आपको बता दें ट्रांसफार्मर का काम एक जगह से दूसरी जगह करंट को, वोल्टेज को पहुंचाने का होता है, और ये बहुत अच्छे तरह से करता है। ट्रांसफार्मर के बिना आज हम अपनी इस मॉडर्न लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि बिजली हमारे घर तक जो पहुंचती है वो ट्रांसफार्मर की मदद से ही पहुंचती है। यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जो फ्रीक्वेंसी मतलब होता है दोस्तों कि हमारे जैसे इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज की है। मतलब कि हमारा जो बल्ब है वो एक सेकेंड में 50 बार जलता है बुझता है, जलता है बुझता है। तो आप सोच सकते हैं कि 50 बार जलता है बुझता है। और कोई पूछता है कि बल्ब क्यों नहीं दिखता है कि जल रहा है बुझ रहा है, जल रहा है बुझ रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है और एक सेकेंड में 50 बार जलता है बुझता है। अगले पॉइंट को देख लेंगे। इसमें जो इलेक्ट्रिकल सर्किट सोर्स की इलेक्ट्रिकल पावर को रिसीव करता है उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, और दूसरी सर्किट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिलीवर करती है लोड को उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। इसमें दो प्रकार के वाइंडिंग होते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, हम अगले पेज पर देख लेंगे। पहले हम जान लेते हैं दोस्तों, जो इलेक्ट्रिकल पावर होता है ना वो जनरेट होता है पावर प्लांट में, और जो पावर प्लांट में जनरेट होता है वहाँ पर जो करेंट होती है वो लगभग 11 किलो वोल्ट होता है, मतलब 11,000 वोल्ट होता है। अब उसको क्या किया जाता है, वहाँ से हमारे घर तक आने के बीच में बहुत सारे मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन का यूज किया जाता है। अब वहाँ पर सबसे पहले तो पावर जो प्लांट में बन गया उसको स्टेप अप कर दिया जाता है। 11 kV जो वोल्टेज था ना उसको 220 kV में बदल दिया जाता है, और वहाँ से वो पावर जो जो होता है हमारा जो पावर होता है वो टावर के माध्यम से ट्रांसमिशन लाइन सब स्टेशन तक आता है। सब स्टेशन जो ट्रांसमिशन लाइन का है वहाँ तक आता है, और वहाँ से उसके माध्यम से ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से वो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन तक आता है। और वहाँ पर क्या होता है, जो हमारा वोल्टेज होता है वो कम कर दिया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन से तो 33 kV का वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन तक आता है, और उसको डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से 11 kV हमारे होम के आसपास जो ट्रांसफर होते हैं वहाँ तक 11 kV आता है, और वहाँ से 440 वोल्ट हमारे घर तक आता है, और हम 220 वोल्ट या 440 वोल्ट का यूज अपने इक्विपमेंट से चलाने में करते हैं। तो दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर जो होता है, बिना अगर ट्रांसफर इन लाइनों में अगर ट्रांसफार्मर नहीं होता तो क्या हमारे घर तक बिजली आ पाती, नहीं आ पाती। तो कहने का तात्पर्य है ट्रांसफार्मर है तो हमारे घर तक बिजली आ पा रही है। कंपनीज बहुत सारे जो बिजली चलते हैं वो चल पा रहे हैं। अगर कंपनीज चल पा रहे हैं तो उसके पीछे भी ट्रांसफार्मर का हाथ है। हमारी जो ट्रेन चल रही है आज बिजली से, अगर ट्रांसफार्मर नहीं होता तो क्या
ट्रेन हमारी बिजली से चल पाती? यह कभी संभव नहीं हो पाता। दोस्तों ट्रांसफार्मर बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है हमारे इस मॉडर्न युग को बनाने में। हमारे युग को जो मॉडर्नलाइज करते हैं ना, वो हमारे बहुत ही अच्छा खासा हमारा युग है। हम हर एक चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिक इससे जोड़ लेते हैं, तो ये ट्रांसफार्मर का ही देन है। दोस्तों ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसमें दो क्वाइल होती है, एक तो प्राइमरी क्वाइल और दूसरी होती है सेकेंडरी क्वाइल। प्राइमरी क्वाइल में हम अपने क्या करते हैं, तार को जोड़ते हैं, और सेकेंडरी क्वाइल में हम अपने लोड को जोड़ते हैं। हमारी जो पावर आती है वो प्राइमरी क्वाइल में दी जाती है, और सेकेंडरी क्वाइल में हमारे लोड जो भी होते हैं, जैसे कि जो भी उपकरण है उसको जोड़ा जाता है। प्राइमरी वायरिंग में अगर जो लपेटों की संख्या है, जो मतलब जो हमारे कॉपर पाइप है वो लपेटा गया है ना, कॉपर का जो तार है उसको लपेटा गया है, अगर वो लपेटों की संख्या जो है कम है और जो सेकेंडरी वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब हुआ इधर वोल्टेज कम होगा और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके तरफ वोल्टेज ज़्यादा निकलेगा। और अगर यहाँ पर प्राइमरी कॉइल में लपेटों की संख्या ज़्यादा है और सेकेंडरी कॉइल में लपेटों की संख्या कम है, तो इसका मतलब हुआ कि सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज कम होगा और प्राइमरी में ज़्यादा होगा। तो ये क्या करता है, ये सब कुछ लपेटों जो ये गोल गोल राउंड राउंड किया गया ना, सर्कल जो बनाया गया है, वो वायर का जो लपेट लगी है ना, लो जो वायर को घुमाया गया है उसी के ऊपर निर्भर करता है कि जिधर ज़्यादा होगा उधर वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा और जिधर कम होगा उधर वोल्टेज कम होगा। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में ही वोल्टेज हमें मिलता है, और प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है, वोल्टेज तो दिया जाता है, वो करंट दिया जाता है, सप्लाई दिया जाता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग से हमें मिलता है। तो आपको यहाँ पर जो दिख रहा हो, जो ईएमएफ जनरेट होता है ना, यहाँ पर ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसी फोर्स के कारण क्या होता है, मतलब बल के कारण क्या होता है, यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग में सप्लाई आती है। अब यहाँ पर जो होता है सप्लाई कैसे आती है, किस तरह से आती है, ये हम जानेंगे आगे। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि आखिर जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इस क्वेश्चन में जब जाएंगे तो वहाँ पर इसकी क्लियरिटी बहुत अच्छे से क्लियर हम करेंगे। आखिर ट्रांसफार्मर में जो कॉइल्स होते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, तो हम जानेंगे इसको। बहुत ही म्यूचुअल इंडक्टर्स, म्यूचुअल जो होता है, म्यूचुअल इंडक्टर्स होते हैं, इंडक्टेंस होता है, वो आखिर होता है क्या, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसी सिद्धांत पर काम करते हैं, तो हम आगे जान लेंगे। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया, अगर ये क्वेश्चन का जवाब देना हो तो बताएंगे हम कि विलियम स्टैनले और एक माइकल फैराडे, दो साइंटिस्ट थे जो इस पर बहुत ही ज़्यादा काम किए। तो हम इसका आंसर देंगे कि इलेक्ट्रिक सब ट्रांसफर का आविष्कार विलियम स्टैनले ने 1885 में और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किया था। और यह भी कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे ने 1831 में ब्रिटेन में किया था। दोस्तों इन दोनों का योगदान बहुत ही ज़्यादा इस ट्रांसफार्मर में है, तो हम इन दोनों को जनक माने तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इन दोनों को जनक मानना ही चाहिए, क्योंकि जिसने योगदान दिया है उनकी अगर उनको हम अगर सराहना ना दें तो बेकार गई उनकी जो योगदान दिया है उन्होंने। तो अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब हम यूं ही नहीं दे सकते हैं कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। इसको बदलने के लिए हम बताएंगे कि ट्रांसफार्मर को निम्न आधारों पर बांटा जाता है। पहला आउटपुट वोल्टेज के आधार पर, दूसरा कोर की संरचना के आधार पर, फेज की संख्या के आधार पर, और दोस्तों उपयोग के आधार पर, और साथ साथ अगला बेस्ड ऑन कूलिंग के आधार पर। तो इस तरह से हम इन ट्रांसफार्मर को आधारों पर बांट करके स्टडी करेंगे, बताएंगे भी तो आधारों को बंटवारे। तो अब अगला पॉइंट है कि आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप मतलब होता है दोस्तों जो वोल्टेज को बढ़ा देता है, और स्टेप डाउन मतलब वो ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को, ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है तो उसको वोल्टेज को घटा करके हमें देता है। जैसे यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर में देख रहे हैं कि वोल्टेज को बढ़ा कर दे रहा है, क्यों, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग में जो सर्कल है, जो लपेटों की संख्या है वो कम है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या ज़्यादा है। जिधर लपेटों की संख्या ज़्यादा होगी आउटपुट में, उधर वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। और प्राइमरी वाइंडिंग, स्टेप डाउन में देखते हैं दोस्तों, प्राइमरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग पर लपेटों की संख्या कम है। तो इसका अर्थ हुआ कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये, और इसमें जो वोल्टेज मिलेगा हमें सेकेंडरी वाइंडिंग में, जो प्राइमरी वाइंडिंग है उससे कम मिलेगा। अब जितना हम कम करना चाहेंगे उसके अनुसार लपेटों की संख्या होगी, और उसके अनुसार हमें प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज कम होगा या वोल्टेज ज़्यादा होगा।
तो दोस्तों ये वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर के बंटवारे थे कि आखिर वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने होते हैं। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और इन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके ही जो पावर प्लांट होते हैं वो हमारे घरों तक बिजली को पहुंचाने का काम करते हैं। बिना हम इन स्टेप अप वोल्टेज को स्टेप अप किए और स्टेप डाउन किए हम अपने घरों तक वो बिजली जो आ रही है ना उसको हम अपने घरों तक बिजली को नहीं ला पा सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर में स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बहुत ही यूज़फुल होते हैं। हमारे घरों में स्टेबलाइजर लगे होते हैं, वहाँ पर भी स्टेप अप स्टेप डाउन करने का सोर्स होता है। हम वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, वोल्टेज को घटा सकते हैं। और दोस्तों यही नहीं, हर एक जगह बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है ट्रांसफार्मर, बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। अगला देख लेते हैं, कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं कोर की संरचना के आधार पर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर और बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। सेल टाइप ट्रांसफार्मर और कोर टाइप ट्रांसफार्मर की बात करें तो सेल टाइप और कोर टाइप दिख रहा होगा दोस्तों, ये सेल टाइप है और कोर टाइप है और ये बैरी टाइप है। तो सेल टाइप जो कोर टाइप है वो देख लीजिए उसमें जो क्वाइल लपेटी गई है वो बाहर दिख रही है, और जो सेल टाइप है वो अंदर दिखेगी, वो बाहर क्वाइल के बाहर नहीं आ पाएगी। और जो बैरी है वो तो बैरी की तरह दिख रही है। जो बैरी होता है ना, जैसे कि आपने देखा होगा कि ये बेरी है, मतलब बेरी मतलब कि पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे कि पानी को, जो हमारे पास कुआं है ना, पानी को निकालने के लिए एक बेरी लगा देते हैं और उसको नचाते थे तो पानी बाहर निकल जाता। उस टाइप का दिख रहा ना ये, इसको घुमाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ, अगर यह जैसे कुल्ला जो होता है ना पानी फेंकने का मशीन, उस तरह से नाचता है तो वो वाला दिख रहा है। तो बैरी टाइप ट्रांसफार्मर है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर है। और इन सब में डिफरेंस तो दिख ही रहा होगा यहाँ पर कि इनकी बनावट कैसे कैसे, शेप्स में कैसे कैसे हैं। कोर टाइप ट्रांसफार्मर कैसा दिखता है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर का इनर पॉइंट्स कैसे दिखता है, और बैरी टाइप ट्रांसफार्मर का कैसे दिखता है। तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर जो होते हैं अलग अलग आधार पर जो बांटे जाते हैं वो समझ में आपको आ रहा होगा कि कोर टाइप जो कोर की संरचना के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। वो पहला जो होता है वो कोर टाइप ट्रांसफार्मर, दूसरा सेल टाइप ट्रांसफार्मर और तीसरा जो बैरी टाइप ट्रांसफार्मर होता है। देख रहे हैं दोस्तों कि बैरी टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है किस तरह से दिखता है। वो एकदम, उसके भी जो क्वाइल्स होते हैं वो इनर पॉइंट में होते हैं। जो लो वोल्टेज वाइंडिंग होता है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग होता है, और लेमिनेटेड कोर जो होता है वो कैसे होता है। अगला पॉइंट से फेज की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर की बंटवारा करते हैं। तो फेज की संख्या के आधार पर 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर मतलब जिसमें सिंगल फेज सप्लाई आउट जाती है और सिंगल फेज आउट होती है, और 3 फेज ट्रांसफार्मर जिसमें 3 फेज जाता है और 3 फेज आउट होता है। सिंगल फेज ये ट्रांसफार्मर हो गया, 3 फेज ये ट्रांसफार्मर हो गया। सारे ट्रांसफार्मर जो भी हो, सिंगल फेज हो या 3 फेज हो, इंपॉर्टेंस बहुत ही रखते हैं। अगर हम इनका इस्तेमाल नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। अगर एक इलेक्ट्रिशियन है, अगर इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो इनकी जानकारी आपको रखनी चाहिए कि 3 फेज ट्रांसफार्मर कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि आखिर उपयोगिता के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर निम्न प्रकार के होते हैं उपयोगिता के आधार पर दोस्तों। पहला जो होता है देख लेते हैं कौन 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 होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर, दूसरा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पीटी जिसे कहते हैं। तीसरा करंट ट्रांसफार्मर जिसे सीटी ट्रांसफार्मर कहते हैं। चौथा ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर जिसे कर्सर ट्रांसफार्मर कहते हैं, टीटी जिसे कहते हैं। 5 नंबर पावर ट्रांसफर पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। जो पावर ट्रांसफार्मर होता है और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उनकी भी जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। सीटी और पीटी जो होता है ये मेजरमेंट के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है। मेजरिंग डिवाइस, मेजरिंग ट्रांसफार्मर ये होते हैं और ये मेजर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगला देख लेते हैं, कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों निम्न प्रकार के होते हैं ये, सेल्फ कूलेड ट्रांसफार्मर, ऑयल कूलेड ट्रांसफार्मर, ऑयल कूलेड ब्लास्ट ट्रांसफार्मर, एयर कूलेड ब्लास्ट ट्रांसफार्मर, ऑयल फिलेड वाटर कूलेड ट्रांसफार्मर। तो ये निम्न प्रकार हैं कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर के।
अब यह भी आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। आपको अगर वीडियो चाहिए इनके बारे में विस्तृत तो आप कमेंट जरूर करें। ट्रांसफार्मर के 10 भागों के नाम बताएं, अगर कोई पूछता है तो आप उनको बता सकते हैं। ट्रांसफार्मर के 10 भाग निम्नलिखित होते हैं। पहला कोर, दूसरा वाइंडिंग, तीसरा बुशिंग बुशिंग, चौथा कंजर्वेटर टैंक, पांचवा एक्सप्लोसिव वेंट, छठवा बता सकते हैं ब्रीदर, सातवां बुल्क होज रिले, और आठवीं बोल सकते हैं रेडिएटर और कूलिंग फैन और वेल लेवल इंडिकेटर। इस तरह से आप 10 से 11 जो भी हो भागों के नाम बता सकते हैं और अपने आप को मतलब एक इंटेलिजेंट मैन साबित कर सकते हैं उनको बता करके। कोर होता है, वाइंडिंग होता है, बुशिंग होता है, कंजर्वेटर टैंक होता है इत्यादि। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर करता है? तो यह म्यूचुअल इंडक्टेंस अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसके अनुसार जब एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो इसके पास रखी अन्य कुंडली में प्रेरण के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे दूसरी कुंडली में भी धारा बहने लग जाती है। दोस्तों इसको समझने के लिए बता दूं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस अन्योन्य प्रेरण, प्रेरण का अर्थ होता है जैसे कि अगर चुंबक की बात करें तो चुंबक में क्या होता है, एक चुंबक को अगर अन्य मतलब कि एक लोहे के साथ कुछ देर सटा के रख दें तो लोहे में भी चुंबक का कुछ गुण आ जाता है, तो प्रेरण के कारण आता है। तो प्रेरण इसे ही कहते हैं दोस्तों। प्रेरण मतलब कि एक चीज में अगर कुछ हो रहा है तो वही चीज दूसरे में भी उसके पास रहने से होने लगे। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल होता है। प्राइमरी कॉइल में हम क्या सप्लाई देते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब यहाँ पर ईएमएफ पैदा होता है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो पैदा होता है, और इसके कारण यहाँ पर एक चुंबकीय बल रेखाएं चलने लगती है, और यही चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है अन्योन्य प्रेरण मतलब म्यूचुअल इंडक्शन के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में आने लगती है। जो कि सप्लाई यहाँ पर थी वही सप्लाई हमारे को सेकेंडरी वाइंडिंग में मिलने लगती है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है अन्योन्य प्रेरण के कारण ही हमारा जो मोटर ट्रांसफार्मर होता है वो कार्य करता है। किस सिद्धांत पर, अगर कोई पूछता है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो कार्य करता है। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर जो होता है केवल एसी करंट पर ही काम करता है, डीसी करंट पर काम नहीं करता है, क्योंकि डीसी करंट पर म्यूचुअल इंडक्शन जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो हमारे सेकेंडरी कॉइल पे नहीं काम आ पाता, क्योंकि यहाँ पर हमें परिवर्तन चाहिए। ईएमएफ जो मतलब कि अगर एक ही मतलब कि जो अन्योन्य प्रेरण होती है उसके लिए क्या चाहिए, यहाँ पर वोल्ट करेंट की जो दिशा होनी चाहिए वो बदलती रहनी चाहिए। लेकिन हमारे जो जो डीसी करंट होता है उसमें करंट की दिशा एक ही तरफ होती है, वो बदलती नहीं रहती है। तो प्राइम ये केवल किस में संभव होता है, ट्रांसफार्मर मतलब कि एसी के लिए ट्रांसफार्मर संभव है, डीसी के लिए ट्रांसफार्मर नहीं संभव है। ट्रांसफार्मर का यूज की बात करें दोस्तों तो ट्रांसफार्मर कहाँ नहीं यूज होता है, हर एक जगह इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में हर एक जगह ट्रांसफार्मर का यूज होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में ट्रांसफार्मर का यूज होता है। जो बड़े बड़े पैनल्स होते हैं, जो कंपनी में पैनल बने होते हैं, उनके पावर जो कंट्रोल सर्किट होता है उनको पावर देने के लिए क्या होता है, ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करें जैसे कि हमारे पास मोबाइल चार्जर हो या कोई भी एलईडी टीवी हो, मतलब जितने भी उपकरण हो, टीवीज हो, मतलब कि जो भी उपकरण किससे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले उपकरण चलते हैं, सर्किट चलते हैं, उनके लिए भी ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। और मतलब कि ट्रांसफार्मर जैसे ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का समझ ही गया है कि वहाँ से यहाँ तक मतलब पावर जनरेट जहाँ होता है, हमारा मेन एनर्जी जहाँ से जनरेट होता है इलेक्ट्रिकल जनरेट, वहाँ से हमारे घर तक आने के लिए बीच में बहुत सारे क्या लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। और ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर जो होता है इसका इस्तेमाल ट्रेन को इलेक्ट्रिक से चलाने में किया जाता है। तो हमें
पता चल रहा है ना कि कितना यूजफुल है हमारे लाइफ को मॉडर्न करने में। आज की हर एक उपकरण जो कि विद्युत से चलती है उसको ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सर्किट में अगर हमें अच्छा जो फ्रीक्वेंसी है वो चाहिए तो हमें ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़े ही पड़ेगी। अदरवाइज हम दूसरे इक्विपमेंट से अगर सप्लाई को लेंगे तो उसके फ्रीक्वेंसी में गिरावट आ सकता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर बहुत इम्पोर्टेंस रखता है हमारे मतलब कि इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर पसंद आया, समझ आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दोस्त हमेशा आपके साथ है। अगर कोई कमेंट्स हो तो सुझाव हो तो आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट्स लिस्ट में दें, ताकि मैं उससे समझूं और उसके ऊपर वीडियो बनाने का कोशिश करूं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय, शिव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।